नर्मदा को लेकर झूठी और कोरी राजनीति कर रही है भाजपा। कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत की थी नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना, उसके पुख्ता प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा कार्यकर्ताओं को सैनिक कहते हैं। इसके पलटवार में कहा कि विजयवर्गीय को इतने ही सैनिक बनाने का शौक है तो फिर आर्मी में ही चले जाना था, राजनीति करने की क्या जरूरत है। और क्या कुछ कहा पूर्व पर्यटन और नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने। देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। जब से कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और जो 15 माह पूर्व सरकार थी जिनकी, और जो 6 महीने पहले मंत्री थे, अब वे पूर्व मंत्री हो चुके हैं, जिन्होंने कई विकास कार्य करवाए थे अपने 15 माह के शासनकाल में, जिनको बदनावर विधानसभा सीट पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने यह चाहा है कि किसी येन केन प्रकार किसी भी तरीके से बदनावर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपने वश में करके अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करवाने का उद्देश्य रखकर अपने वश में कर लिया जाए, अपने खाते में उनका वोट बैंक कर लिया जाए। इसी तारतम्य में हमारे बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जो कि पर्यटन, नर्मदा एवं विकास प्राधिकरण के मंत्री सुरेंद्र सिंह हन्नी बघेल जी हमारे साथ मौजूद है, जिनको राजनीतिक विरासत में मिली थी और इन्होंने अपनी राजनीतिक जो विरासत में मिली थी उसको बखूबी निर्वहन किया है और अपने पिताजी की राजनीति को, उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए प्रदेश सरकार में एक पर्यटन मंत्री के पद पर काबिज हुए थे। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनकी क्या रणनीति होगी, बदनावर विधानसभा को अपने इस खाते में ले जाने के लिए क्या प्रयास करेंगे। नमस्कार बघेल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में एक मुद्दा गरमाया हुआ है नर्मदा के आगमन को लेकर। भाजपा का कहना है कि उन्होंने यहाँ बदनावर में नर्मदा का आगमन करवाया है, जबकि आपने खुले मंचों से, कमलनाथ जी ने खुले मंचों से कहा है कि नर्मदा का जो यहाँ आगमन हुआ है वो कांग्रेस सरकार की देन है। इसके पीछे वास्तविक तथ्य क्या है, बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में 15 वर्षों के बाद में कांग्रेस की सरकार बनी और हमारे परम श्रद्धेय माननीय कमलनाथ जी की मंशा ये थी कि सिंचाई के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में काम किया जाए। और जिस विभाग की मुझे जवाबदारी मिली, मेरी प्राथमिकता मेरा ज़िला था और उस ज़िले में बदनावर विधानसभा भी आती है और बदनावर विधानसभा से काफ़ी पुराना हमारा संबंध है। जब मेरे पिता स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह जी बघेल लोकसभा का चुनाव लड़े तो इतिहास गवाह है कि बदनावर की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया और बदनावर से कांग्रेस को लीड मिली। वही एक समय था जब पिताजी को यहाँ से बदनावर की से लीड मिली और हम लोग लोकसभा चुनाव जीत के गए। तो मेरा पूरा प्रयास था कि बदनावर में कोई सिंचाई की बड़ी योजना हम दें। मुझे अवसर दिया कमलनाथ जी ने। जिस विभाग का मैं मंत्री था, एनवीडीए का, बदनावर उद्वहन सिंचाई योजना कमलनाथ जी की देन है, कांग्रेस की देन है। और उसके मैं सबूत, किस दिन प्राधिकरण की बैठक हुई, किस दिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में बैठक हुई, कौन से दिनांक को हमने उसकी स्वीकृति दी, कब उसका टेंडर हुआ, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कांग्रेस के समय पे हुई। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार की देन है, कमलनाथ जी की देन है। इसका श्रेय अगर राजवर्धन जी लेना चाहें तो मैं समझता हूँ वो असत्य जानकारी दे रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, और ये सबको पता है कि राजवर्धन सिंह जी को तो जानकारी में नहीं था कि उद्वहन सिंचाई योजना हम लोग यहाँ पे बदनावर में दे रहे हैं। पर जब उसकी स्वीकृति हो गई और जब यहाँ का कार्यक्रम बनने लगा कमलनाथ जी का, तब उनकी जानकारी में आया कि उनने तो कभी मांगा ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं, बिन मांगे कमलनाथ जी ने इतनी उद्वहन बड़ी योजना बदनावर की जनता को दी। जब राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बेंगलोर के एक रिसोर्ट में थे तो उन्होंने आप पर और यहाँ के कृषि मंत्री जो सचिन यादव है उन पर निशाना साधते हुए बताया था कि वो मेरे से राजनीति में जूनियर है। आपका नाम लिया था और बताया था कि जूनियर है, लेकिन नेता पुत्र होने का उनको फ़ायदा मिल गया और आपको मंत्रालय में महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया। इसको कितना सही मानते हैं? क्या दत्तीगांव जी अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह? देखिए, राजनीति में कोई जूनियर या कोई सीनियर नहीं होता है, सब मिलजुल के काम करते हैं और एज अ टीम वर्क काम करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक परिवार हूँ तो क्या किसी राजनीतिक परिवार में जन्म लेना गलत हो गया? अगर मेरे पिता ने प्रदेश में मंत्री के रूप में, ज़िले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जो सेवा करी और उन्हीं के सोच को, उन्हीं के विचारों को अगर मैंने आगे बढ़ाया तो मैं कोई गलत नहीं समझता हूँ। और पहले वो खुद देखें, खुद उनके पिताजी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, तो क्या वो राजनीतिक परिवार में नहीं है? क्या उनको राजनीतिक परिवार में होने का लाभ नहीं मिला? हमने तो संघर्ष किया है,
और संघर्ष करके मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो अगर उन्होंने कांग्रेस में संगठन में काम किया है, विधायक के रूप में काम किया, तो मैंने भी संगठन के रूप में काम किया और नीचे स्तर से हम लोग आए हैं चुनाव जीतते हुए, लड़ते हुए। जिन लोगों के साथ में आप कल तक काम कर रहे थे, आज उनको विरोध में काम करना है, एक और उनकी भाजपा की सरकार है, आपके पास सरकार नहीं है, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको इसमें? मुश्किल कुछ भी नहीं है। बदनावर में आम जनता का मत है कि हमने 5 साल के लिए किसी उम्मीदवार को या जनप्रतिनिधि को चुना था। कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जो राजवर्धन चुनाव लड़े थे, कांग्रेस को वोट किया था। और कोई भी व्यक्ति अगर वोट करता है तो 5 साल के लिए करता है। तो मैं समझता हूँ इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने आम मतदाता के साथ धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है, आने वाले समय में जनता भी उनको जवाब देगी और कार्यकर्ता भी उनको जवाब देगी और प्रचंड बहुमत से हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। जहाँ राजनीति में एक एक वोट के लिए काफ़ी आफाताफी मचती है, आप अपने कुक्षी विधानसभा क्षेत्र से हजारों मतों से लीड प्राप्त कर लेते हैं, इसके पीछे कैसे रणनीति तय करते हैं आप? देखिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान, जनता की भावनाएं क्या है, आम मतदाता क्या चाहता है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात को समझेगा तो वो चुनाव कभी नहीं हारेगा। और जिस तरह से हम कुक्षी में चुनाव लड़ते हैं, उसी तरह से हम लोग प्लानिंग यहाँ पे भी रहेगी। झाबुआ में भी हमने वो प्लानिंग करी है और बदनावर के लिए भी वही प्लानिंग करेंगे। और मैं समझता हूँ एकता है और सब लोग चाहते हैं यहाँ से उम्मीदवार जीते कांग्रेस का। कुक्षी और बदनावर दोनों विधानसभाओं में चुनावी दरमियान में क्या अंतर पाया आपने? देखिए, लगभग बिल्कुल एक जैसा ही लगता है। जिस तरह से वहाँ पे कार्यकर्ता में जोश था चुनाव के समय पे, जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा, यहाँ पे भी वैसे ही कार्यकर्ताओं में जोश है। बस प्लानिंग का डिफरेंस रहता है कि आप बदनावर के लोग चुनाव कैसा लड़ते हैं, कुक्षी के लोग कैसे चुनाव लड़ते आए, और जब बैठते हैं आपसे विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता नया निकलता है और नया रास्ता मजबूती की ओर ले जाता है। जहाँ 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहाँ कांग्रेस सबसे ज़्यादा जोर बदनावर सीट पर लगा रही है। इसका उदाहरण ऐसे माना जा सकता है कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी, पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह हन्नी बघेल जी, साथ ही वन मंत्री उमंग सिंगार जी को भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इसके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस यहाँ पर इतना जोर क्यों लगा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने हम सभी 28 मंत्रियों को, जिनको उन्होंने कैबिनेट में रखा था, उन लोगों को छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, सभी को जवाबदारी सौंपी है। जहाँ पे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनके साथ में सौंपी है, संगठन के लोगों को भी जवाबदारी सौंपी है। ना केवल बदनावर, मध्य प्रदेश की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, सब में संगठन के लोगों को, विधायक को और पूर्व मंत्रीगण को लगाया है, जो जवाबदारी सौंपी गई है। आपने एक बार मीडिया से चर्चा के दौरान जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय जी, उन पर निशाना साधे था कि उनका बेटा बल्ला चलाता है, वो आग लगाते हैं। अब कल जब तिलगारा में एक सभा आयोजित हुई थी तो उन्होंने वहाँ फिर से भाजपा के कार्यकर्ताओं को देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बताया है। कितना उचित है ये, क्या सही है? देखिए, विजयवर्गीय जी अगर इतना ही राष्ट्र प्रेम होता और देश की सरहद पे जाने की बात होती तो राजनीति में आने के पहले वो आर्मी में ज्वाइन कर लेते और जाते लड़ने। तब उनको मानते हैं हम इतने बड़े देशभक्त और इतने बड़े लोगों की आवश्यकता उनको महसूस आज हो रही है, तो तब उनको चले जाना था, राजनीति में नहीं आना था, उनको चले जाना था आर्मी में। आप काफ़ी सहज शैली के उच्च शिक्षित एक नेता माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपने आक्रामक शैली के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार आपकी सुर्खियों में रहते हैं, आप टोल पर तोड़फोड़ हुई या तमाम तरीके के घटनाओं में आप लिप्त रहते हैं। इन दोनों में आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? एक शांत शैली, कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण होता है? देखिए, राजनीति में जहाँ जिस समय पे जो आवश्यकता है वैसा बनना पड़ता है। जहाँ आक्रामक शैली की आवश्यकता है वहाँ आक्रामक होना ज़रूरी है, और जहाँ सौम्य शैली की आवश्यकता है वहाँ सौम्य होना पड़ता है। प्रदेश में जहाँ 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, आप प्रदेश के पूर्व पर्यटन मंत्री रहे हैं। आम जो युवा मतदाता होते हैं वो पूरे उपचुनाव का या चुनाव का रुख तय करते हैं। अपने जो साथी है या कार्यकर्ता है या युवा साथी है, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश का युवा 15 साल तक बेरोज़गार भटकता रहा। शिवराज जी घोषणाएं करते रहे, आश्वासन देते रहे, पर 15 वर्षों में कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं युवाओं को लगा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को अवसर मिलेगा, रोज़गार के अवसर आएंगे, नए उद्योग आएंगे। और जिस तरह से इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में हुई, पर्यटन में मैंने विशेषकर इस बात को ध्यान रखा कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, और की थी भी कि उनको रोज़गार उपलब्ध हो मध्य प्रदेश में, और उसका रास्ता खुलने लगा था। पर कहीं ना कहीं जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई,
तो वो युवा कहीं ना कहीं अभी सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापस सरकार आए, और विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों से जो युवा पढ़ के जाते हैं, बैकलॉग के पद भरने की तैयारी मध्य प्रदेश की में कांग्रेस की सरकार ने कर ली थी और लगभग 1.5 लाख बैकलॉग के पद भरे जाते। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी तो 15 वर्ष तक ही नहीं है, कांग्रेस अगर वापस सरकार में आती है तो वापस युवाओं के जो बैकलॉग के जो पद